हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है पॉलिटी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जो है कुछ वीडियोस हो चुके हैं, भाग 1 हो गया है, भाग 2 हो गया है। आज हम भाग 3 के बारे में बात करेंगे। तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि मूल अधिकार हमारे क्या हैं, इनको जानना हर एक लोगों का कर्तव्य है। तो मूल अधिकार जानेंगे तभी जो है उन पर कोई अत्याचार मान लीजिए करता है तो उनसे कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे, इस तरीके से जो है जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगी। तो इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। तो कितने मूल अधिकार हैं? तो जो भारत का संविधान है, संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है हम लोग पढ़ते हैं मूल अधिकारों के बारे में। तो आज हम जो है 12 और 13 स्पेशली 2 आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, मूल अधिकार है क्या। तो भाग 3 को क्या बोला जाता है, जैसे यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहीं से बन जाएगा। पूछ लेगा कि भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है। तो भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में बात की गई है भाग 3 में। और पूछा जाता है इसका वर्णन जो है किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल से है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा 12 से लेकर के 35 तक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि भाग 3 को क्या कहा जाता है। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसको दी गई है, भाग 3 को, और कभी कभी भाग 3 न दे करके मूल अधिकार दे दिया जाएगा। तो उस समय हम मूल अधिकार पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल करके आए हैं, तो जो कि जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकारों की व्याख्या अगर देखा जाए तो जितना हमारे यहाँ विस्तृत व्याख्या की गई है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, इतनी व्याख्या जो है अन्य संविधान में नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका का संविधान सबसे पावरफुल माना जाता है, लेकिन उसके संविधान में भी मूल अधिकारों की इतनी बड़ी विस्तृत चर्चा नहीं की गई है जितना कि हमारे यहाँ की गई है। हमारा संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे बड़ा है, और इसमें मूल अधिकारों की भी इस तरीके से चर्चा की गई है कि जो है मान सकते हैं कि हर एक जो है देश से अगर तुलना की जाए अधिकारों को लेकर के, तो भारत का जो मूल अधिकार है जो कि नागरिकों को प्रदान किए गए हों, उनकी व्याख्या हर एक देशों से क्या है, ज्यादा है। तो मूल अधिकारों की व्याख्या विश्व में सबसे बड़ी है, समझ में आ गया। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के, जो संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार गारंटी के रूप में दिए गए हैं। जैसे होता नहीं हमें इस चीज की सिक्योरिटी दी जाए, गारंटी दे दी जाए, तो गारंटी इस सेंस में कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई हम पर अत्याचार करता है, तो अत्याचार करता है, हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, राज्य सरकार भी अगर हनन करती है सरकार हमारे अधिकारों का, तो गारंटी का मतलब ये है कि हम उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, कार्यवाही करेगा हमारे मूल अधिकारों के पक्ष में और हमें न्याय दिलाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक गारंटी है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो संविधान के द्वारा ऐसा प्रोविजन किया गया है, ऐसा प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसके मूल अधिकारों को लेकर के जो है हनन हो रहा है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये एक तरीके की गारंटी है। मूल अधिकार राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों को आजादी से सुरक्षा दिलाते हैं। जैसे क्या है, जैसे सरकार हमारे ऊपर निरंकुशता से शासन न करने लगे। कहने का मतलब सरकार एकदम निरंकुश होकर के हमारे अधिकारों का अगर हनन करने लगे तो क्या होगा, उसके खिलाफ जो है हम जो है आजाद हो सके, मतलब जो है हमारी आजादी जो है उसके निरंकुशता के खिलाफ हो सके, इसके लिए जो है मूल संविधान में जो है मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। क्योंकि मूल अधिकार अगर हमारे पास रहेगी, हमारे पास भी कुछ अधिकार होंगे, तो सरकार जो है बिना मतलब एकदम निरंकुश होकर हम पर शासन नहीं कर सकती है, हमें जबरदस्ती अपने में नहीं ढाल सकती है कि जो करवाना चाहे हम कर सकते हैं। जैसे बंधुआ मजदूरी करवाना चाहे सरकार, इस तरीके से बेगारी करवाना चाहे कोई भी व्यक्ति या फिर सरकार, तो जो है उसमें हम लोग क्या हो गए,
हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हमें श्योरिटी के रूप में मिला है। तो इसका मतलब राज्य अगर बहुत ज्यादा कठोर नियम बनाता है, इस तरीके से नियम बनाता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, जैसे जो भी हमारे मूल अधिकार हैं उनको अगर छीन लेता है, तो उसके लिए जो है जो है उसके खिलाफ नागरिकों को आजादी दी गई है कि अगर ऐसा कुछ कानून बनाती है तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो है अपने मूल अधिकारों को लेकर के बात करेंगे कि इतना मतलब ये सारे जो नियम है सरकार के, ये हमारे मूल अधिकारों का इससे हनन हो रहा है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्णय देगी। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि ये राज्य के सेंस में क्या है, राज्य के लिए राज्य को निरंकुश होने से समझ लीजिए रोकता है कि राज्य निरंकुश ना हो जाए, हम पर बहुत ज्यादा हावी ना हो जाए, हमारे अधिकारों का हनन न कर ले। तो इसके पक्ष में हमें सुरक्षा प्रदान करता है कौन? मूल अधिकार। समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर मूल अधिकार की विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खासियत है, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या स्पेशलिटीज दी गई हैं, क्या क्या इसकी जो है स्पेशलिटी है जिसकी वजह से जो है इसको जाना जाता है। तो यहां से देखो, कुछ अधिकार जो है वो विदेशी को है और कुछ अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसको विदेशियों को दिए गए हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसको केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। और इसके पक्ष में हम लोग नागरिकता पर जब वीडियो बनाए हैं तो उसमें सारे पॉइंट्स के बारे में लेकर के बात की गई है, उसको हम समझाए नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। जो है 5 से लेकर के उसमें 11 तक सारे नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है उसमें मैंने समझाया है। जैसे आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, उसके बाद 29, 30 हो गया, 19 हो गया, ये सारे अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। बाकी और जो भी हो गए, जैसे 14 का अधिकार, अनुच्छेद 14 हो गया, उसके बाद फिर जो है 21 हो गया, 20 हो गया, और उसके बाद फिर जो है 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये अधिकार क्या है? ये विदेशियों को भी है, नागरिकों भी है। तो इसका मतलब जो मूल अधिकार हैं उनकी विशेषता क्या है, उसमें कुछ भारतीय नागरिकों के अधिकार शामिल, कुछ विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद फिर ये असीमित नहीं है। असीमित का मतलब जो है इनकी लिमिटेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नॉन लिमिट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा, मतलब ये अधिकार असीमित नहीं है। कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा सीमा में नहीं है, इनकी भी लिमिटेशन है, इसको बोलते हैं कि ये असीमित नहीं है। कहने का मतलब इनका भी लिमिटेशन है। सरकार क्या कर सकती है, जब भी मान लीजिए देश हित में बात हो रही है या फिर समाज को लेकर के बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रावधान होता है जिससे राष्ट्र की एकता पर प्रभाव पड़ता है, उसकी अखंडता नष्ट होने का भय रहता है, तो उस कंडीशन में जो है उस व्यक्ति के अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। कहने का मतलब जो है यहाँ पर, और युक्त प्रतिबंध का निर्णय मान लीजिए सरकार है तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो है अदालत भी निर्णय करती है कि जो युक्त प्रतिबंध लगाया सही है कि नहीं, इसका निर्णय अदालत में किया जाता है। बेसिकली ये प्रतिबंध है, ये समाज और व्यक्ति के सामंजस्य स्थापित करता है कि पर व्यक्ति स्वतंत्रता इतना ज्यादा हो जाए कि उससे समाज पर बुरा पड़े, मतलब उससे समाज पर बैड इफेक्ट जाए। इसके लिए जो है लिमिटेशन भी लगाया जाता है। सरकार चाहे युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति शोर शराबा कर रहा है, जैसे मान लीजिए डीजे बजा रहा है, इससे बाहरी समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भले ही उस व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लेकिन इससे देखा जाए समाज पर बुरा इफेक्ट जा रहा है। इसका मतलब जो है सरकार जो है इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसीलिए सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया है कि मतलब इतने टाइम के दौरान ये डीजे बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। इस तरीके से ये समाज को परिप्रेक्ष्य में ही है। और समझ लीजिए मूल अधिकार जो है ये समाज और व्यक्ति के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद फिर ये कुछ व्यक्तियों के लिए नकारात्मक, कुछ के लिए नकारात्मक प्रकृति में होते हैं। नकारात्मक ये राज्य के सेंस में नकारात्मक होते हैं। कहने का मतलब अगर राज्य कोई भी कानून बनाना चाहे, मतलब मूल अधिकारों को लेकर के या फिर मतलब इस तरीके से जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो, तो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा अगर करेगी तो जो है व्यक्ति क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और जो कानून बनेगा, जो सरकार बनाना चाहेगी, वो कानून निरस्त हो जाएगा। इसका मतलब अगर सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, निरंकुश होनी चाहिए,
होने अगर होने के लिए जो है उसके पास सेंस हो कि हम बहुत ज़्यादा निरंकुश होकर के लोगों को जो है अपने में दबा देंगे, जो है इस तरीके से शासन करेंगे, तो ऐसा कर सकती है। क्योंकि ऐसा करने पर जो भी व्यक्ति रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और द्वारा जो है जो भी जो उनको निरंकुशता है सरकार की, जो जबरदस्ती उनके अधिकारों का हनन करते हैं, तो इसके लिए उनको जो है अपने कानून को जो है निरस्त करना पड़ेगा या इस तरीके से कानून नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ से ये राज्य के सेंस में जो है नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, वहीं पर कुछ सकारात्मक प्रकृति में भी होते हैं। मतलब अगर देखा जाए व्यक्तियों के लिए सकारात्मक होते हैं, कहने का मतलब राज्य अगर कोई भी इस तरीके से कानून बनाती है तो व्यक्ति उस कानून को पारित नहीं होने देगा क्योंकि वो उसका मूल अधिकार है। तो व्यक्ति के सेंस में ये सकारात्मक होता है, जबकि राज्य के सेंस में ये नकारात्मक होता है। तो यहाँ से भी सकारात्मकता और जैसे पूछा जाए जो है सकारात्मकता और नकारात्मकता के बारे में इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या है, ये न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब अगर मान लीजिए इनका हनन होता है तो हम इसके लिए क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब इसके न्याय की गुहार लगा सकते हैं हम कहीं पर भी, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक इसको दिखाता है कि इसमें क्या होगा, न्याय की व्यवस्था की गई है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। अभी बताएं कि उच्चतम न्यायालय अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय जो है मूल अधिकारों को सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो यहां से ये भी समझ में आ गया। इसके बाद ये अस्थायी नहीं है, या ये अस्थायी नहीं है, कहने का मतलब ये जो मूल अधिकार है ये अस्थायी नहीं है। सरकार चाहे तो ये मूल अधिकारों को कम भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, मूल अधिकारों को कम कर सकती है। इस सेंस में ये क्या है, अस्थायी नहीं है। और ये कम किस सेंस में करेगी, कोई मतलब ऐसा काम होगा जिससे देश की एकता अखंडता पर प्रभाव पड़े, उस सेंस में मूल अधिकारों को जो है कम भी कर सकती है। या फिर जो है कुछ और अदर सेंस कहीं पर जो है अगर अभी पहले संपत्ति का अधिकार भी था तो उसको जो है सरकार ने समाप्त कर दिया, तो ये भी दिखाता है कि जो है सरकार कुछ मूल अधिकारों को कम भी कर सकती है। जैसे संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार हो गया, पहले नहीं था। तो इस तरीके से सरकार अगर चाहे कोई ऐसा काम जो कि समाज के परिप्रेक्ष्य में हो तो मूल अधिकारों को थोड़ा कम भी कर सकती है, इसलिए ये अस्थायी नहीं है। या वाद योग, वाद योग का मतलब अगर मान लीजिए, वाद योग का मतलब मान लीजिए क्या हो, जो है हमारे मूल अधिकारों का हनन हो तो हम उसके लिए सुप्रीम जा सकते हैं, जो कि दिखाता है कि ये क्या है, एक वाद योग्य है। जबकि वहीं पर जो अगर देखा जाए, इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो वाद योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए वाद योग्य क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है तो उस सेंस में भी आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 बोलता है अपराधों के संरक्षण में जो है कुछ नियम, और 21 कहता है जीने का अधिकार। तो इस तरीके से ये दोनों नियम लागू रहते हैं अगर राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता हो जाए तब। और जैसे एसएसबी हो गए, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, और जो है इनके अधिकारों का जो है कहां तक कौन तय करेगा, तो संसद तय करेगी, या फिर उनके जो चीफ डिफेंस ऑफिसर रहते हैं, जिसको अब तो सीडीएस बोला जाता है तीनों सेनाओं के, और नहीं तो जो भी थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इनके जो कमांडर, उनके हिसाब से नियम कानून चलेगा। उसमें किसी भी व्यक्ति का जो है कानून जो है उसमें मूल अधिकार नहीं रहता है, उसमें संसद के द्वारा अधिकार तय किया जाता है कि उनका अधिकार कहाँ तक होगा, एक सेना का अधिकार कितना होगा, वो उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग जो है समझ गए कि मूल अधिकार जो है क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। इसको और भी डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इतना जो है काफी है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है कि राज्य किसको बोला जाएगा, आखिर राज्य है क्या। तो राज्य की परिभाषा अगर पूछा जाता है तो किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 12 में। अब यहाँ से राज्य में कौन कौन आएगा, तो यहाँ से इतने सारी चीजें राज्य में आएंगी। जैसे क्या होगा, जितनी जो सरकार है, सरकार में क्या होगा, कार्यपालिका और विधायिका। जो कार्यपालिका होती है और जो विधायिका होती है, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये सरकार के अंतर्गत आता है और ये राज्य की परिभाषा में शामिल है। कभी कभी ऑप्शन में देता है कौन की राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, कौन राज्य नहीं है। तो उस सेंस में हमें इतने पॉइंट्स को अगर ध्यान रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, यूपीएससी तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो सरकार जो है
ये कार्यकारी जो है, कार्यकारी भाग जो है और विधायी जो अंग है, जिसे कहें मतलब कार्यपालिका और न्याय और विधायी कार्य, जो कार्य को बनाता है और जो उसको पालन करवाता है। तो यहाँ से ये दोनों जो है ये सरकार के अंतर्गत आते हैं। और भारत की जो संसद होती है, संसद में आ जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राज्यों की विधानमंडल, जो विधानमंडल है राज्य का, वो भी जो है इसी सेंस में आता है जैसे संसद होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल में फिर एक विधान परिषद आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा और राज्यपाल आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी राज्य के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से नगर पालिका जो हो गई, ये भी राज्य की परिभाषा में। पंचायत, जैसे मान लीजिए पंचायत जो है हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो ये भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है। राज्य समझ लीजिए हमारे विरुद्ध कुछ काम कर रही है, तो इसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं पंचायत में कोई फैसला हुआ है तो उसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो राज्य की परिभाषा में आता है। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखना। इसके बाद फिर जिला बोर्ड सुधार अधिनियम, जिला बोर्ड सुधार, ये भी राज्य की परिभाषा में आता है। इसी तरीके से जो वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय हैं, कहने का मतलब जो कानूनी तौर पर है और जो गैर वैधानिक है, जिसमें कानून का कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वो ऐसी संस्था भी राज्य परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। और कुछ संस्थाएं जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC हो गया, उसके बाद सेल हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से कुछ निजी इकाइयां भी आती हैं, संस्था भी आती हैं, निजी इकाई, संस्था और कुछ एजेंसी भी आती हैं, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर हमें राज्य के बारे में, राज्य होता क्या है, कितने हम राज्य के बारे में आएगा तो हम क्या करेंगे, यूटी और जो है जो यूनियन टेरिटरी है और राज्य हो जाएंगे। ये राज्य नहीं होता है, ये सब राज्य की परिभाषा में आता है। यहाँ से सारे सब पॉइंट्स को ध्यान देना। जैसे मान लीजिए पंचायत में तुम्हारे खिलाफ कुछ हो जाता है, अगर मान लीजिए तो जो है वो तुम्हारे खिलाफ सही नहीं है, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है राज्य के अंतर्गत आता है और राज्य हमारे ऊपर हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। इसके लिए हम जो है कहां पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इतनी सारे पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं अनुच्छेद 13। इसमें 12 और 13 दो ही का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, मूल अधिकार को अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। कहने का मतलब कोई संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, जो है संसद ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाते हैं। उस कंडीशन में जो है जो विधि कानून बनाती है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, वो निरस्त हो जाएगी। क्योंकि इसको क्या है, न्यायिक समीक्षा योग्य है, क्योंकि पहले उस पर न्यायिक समीक्षा होगी कि ये सही है कि नहीं सही है। उसके बाद ये अगर अल्पीकरण करता है तो जो है संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है इसके न्यायालय में समीक्षा होगी। जब समीक्षा होने के बाद ये पता चलेगा कि मूल अधिकारों को ये कम करता है तो क्या होगा, ये कानून निरस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी मूल अधिकारों को कम करने वाले होते हैं वो क्या होंगे, वो खुद ही निरस्त हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 13 है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 और 13। इसके बाद फिर जो है, और इसके लिए हम कहां पर जा सकते हैं, जो न्यायिक समीक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं अगर इस तरीके से होता है। तो इसके बाद फिर अस्थायी विधियां, और इसी के अंतर्गत क्या आएंगे, जो भी अस्थायी विधियां जैसे संसद या राज्य द्वारा पारित अध्यादेश, संसद या राज्य द्वारा, जैसे कोई संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या फिर राज्य विधानमंडल में जो है विधान परिषद, विधानसभा है, ये सब कोई भी अगर कानून बनाते हैं तौर पर और वो मूल अधिकारों का हनन करती है तो उस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कुछ जो है अस्थायी विधियां भी निरस्त कर दी जाएंगी। जैसे अस्थायी कौन बनाता है, राष्ट्रपति बना सकता है, राज्यपाल बना सकता है। ये कानून बनाते हैं तो अस्थायी तौर पर रहता है, अस्थायी तौर पर नहीं रहता, तो इनको भी निरस्त किया जा सकता है अगर वो मूल अधिकारों के हनन को लेकर के हैं। इसी तरह से जो अध्यादेश जारी किया जाता है तो भी जिसको उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करने की क्षमता जो है 1, 2, 3 में है, 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसको भी अगर ये मूल अधिकारों के खिलाफ है तो ये भी निरस्त हो जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स के ये जो है निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 13 जो है, जो कि मूल अधिकारों का हनन करता है, ये कोई विधि नहीं है,
अगर देखा जाए एक तरीके का कानून नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन जब बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ हुआ 1973 में, तो इसमें मूलभूत सिद्धांत भी दिया गया था और इसमें ये बताया गया था कि जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है संविधान अनुच्छेद 13 में जो है संशोधन भी किया जा सकता है। कहने का मतलब जो है क्योंकि सरकार के पास ये है कि वो जो है मूल अधिकारों के लिए युक्ति प्रतिबंध लगाएगा, और जब वो युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है, कहने का मतलब जो है वो हमारे मूल अधिकारों में अगर हनन को मूल अधिकारों को कम कर सकता है, इसका मतलब जो है उसको क्या होगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो है मूल अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है। कहने का मतलब जो है ऐसे भी कानून बन सकते हैं जिसके कारण जो है कुल मूल अधिकार का भी हनन होगा, तो उसमें अनुच्छेद 13 के तहत जो विधि मानी गई थी तो उस तरीके से नहीं रहेगा। कहने का मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ में ऐसा सिद्ध हो गया था कि जैसे अगर किसी का पावर कम किया जा रहा है, युक्ति प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो एक तरीके का समझ लीजिए संशोधन करना पड़ेगा, और ये संशोधन अगर किया जाएगा तो इससे 13 पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 13 जो है अगर अल्पीकरण किया जाता है तो वो कानून को पास नहीं होने देता है, जबकि युक्ति प्रतिबंध के थ्रू जो है ये पास हो जाएगा। और इस तरीके से जो है यहाँ से देख सकते हैं चालाकी से जो है संसद ने अपने हाथ में जो है पावर को ले लिया, जो है अधिकारों को कम करने के लिए। यहाँ से हम लोग बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से आगे केशवानंद केरल राज्य संघ ये सब समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी ये पहल समझ में आएगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं यूपीएससी लेवल तक हैं, मतलब सारे पॉइंट्स अगर देखा जाए मेन पॉइंट ये एम लक्ष्मीकांत बुक से लिए गए हैं सारे पॉइंट्स, और कुछ मेरे तरफ से भी इंक्लूडेड है इसमें। करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर एक कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत